नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां मैं आप सभी को क्लास 10th की साइंस पढ़ा रहा और जिसके अंतर्गत मैंने आपके साइंस के जो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है जिसके 4 चैप्टर थे उसको मैंने आपको खत्म करके दे दिया है। इसके बाद मैंने आपके बायो की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत ये आपका तीसरा चैप्टर है और तीसरे चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसका पार्ट 1 मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया है और ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंतर्गत मैंने कई सारी चीजें बताई जिसके अंतर्गत मैंने ये बताया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके-किसके अंदर होता है, कैसे होता है, जिसके अंदर हमने क्या देखा, न्यूरॉन देखा और आपको पता है कि आपके एग्जाम में न्यूरॉन एक ऐसा कह सकते हैं टॉपिक है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और इस चैप्टर का जो पहले का पार्ट है अगर आप वो नहीं समझे रहेंगे तो इस टॉपिक को पढ़ने में आपको थोड़ी कह सकता हूँ कि परेशानी हो सकती है, इसीलिए आप जा करके पहले इसका पार्ट 1 देख के आइए, फिर इसके बाद आपको ये पार्ट 2 देखना है, जिसके बाद क्या होगा, ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और विश्वास कीजिए इस चैप्टर से आपको कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे और अगर आप ये दोनों लेक्चर को देख लेते हैं तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका छूटने वाला है। तो ये आपका पार्ट 2 है किसका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब नियंत्रण और समन्वय। तो हम पहले कुछ चीजों को क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि पिछले चैप्टर में या फिर कह सकते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या-क्या पढ़ा था और इसके बाद हम क्या करेंगे इस चैप्टर की या फिर कह सकते हैं इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, कई सारी एक्टिविटी करते हैं, कई सारे काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के कई सारे पार्ट्स कह सकते हैं कि पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब किसी भी काम को करने के लिए क्या होता है, कहीं हमारा हाथ लगेगा तो कहीं हमारा पैर या फिर कह सकते हैं हमारी आंखें यूज की जाती हैं। इन सारी चीजों को मिला जुला करके हम क्या करते हैं, किसी भी काम को पूरा करते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, नियंत्रण होता है या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से हमारा कंट्रोल होता है। अब इस हमारे कंट्रोल को करता कौन है, हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को कौन कंट्रोल करता है, तो वो करता है आपका ब्रेन करता है या फिर कह सकते हैं ये आपका जो मस्तिष्क है ये आपका पूरा कंट्रोल का काम करता है। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि कंट्रोल कौन करता है हमारी पूरी बॉडी का या फिर नियंत्रण कौन करता है, तो वो होता है आपका ब्रेन। दूसरा चीज मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है हिंदी में समन्वय। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे हम कोई भी काम करें तो हम क्या करते हैं उसमें हम क्या करते हैं अपने सारे बॉडी के पार्ट्स का मतलब कुछ स्पेशल पार्ट्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे और किसी भी काम को पूरी तरीके से अंजाम देंगे। जैसा कि मैंने आपको एज एग्जांपल के तौर पे बताया था कि अगर आप जब रोड को क्रॉस कर रहे हो तो आप क्या देखते हो, आपकी आंखें देखती हैं कि किधर से कहीं से गाड़ी आ तो नहीं रही। दूसरी चीज आप अपने लेग्स का यूज करते हो मतलब आप पैरों का यूज करते हो और तीसरा आप अपने ब्रेन का यूज करते हो जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि हमें इस रोड को अभी क्रॉस करना है या फिर नहीं करना है। तो वहां पे क्या हुआ, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, समन्वय स्थापित कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है हम उस मतलब कि रोड क्रॉस करना भी क्या हुआ, एक प्रकार का काम ही हुआ, उसको हम क्या करते हैं पूरी तरीके से अंजाम देते हैं। तो ये हुआ आपको इस चैप्टर का पूरा मतलब, जिसको मैंने पिछली वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से क्लियर किया था और भी मैंने एग्जाम्पल दिया और मैंने बताया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो आप जा करके एक बार उस चीज को फिर से दोबारा देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो आपका दो लोगों में होता है। कौन कौन से, पहला सब तो जीव ही है मतलब जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या हुआ, मैंने बताया कि पहला आपका जीवों के अंदर होता है या फिर कह सकता हूँ एक प्रकार से जंतुओं के अंदर होता है। और मैंने बताया कि जंतुओं के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो दो तरीके से होता है। कौन कौन सा, पहला मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम मतलब कि तंत्रिका तंत्र और दूसरा मैंने बताया कि अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा, जिसके अंदर क्या आता है हमारा हार्मोन्स। और दूसरा मैंने बताया कि पौधों के अंदर जो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है, जो उसके अंदर दो प्रकार की चीजें होती है, एक होता है पादपों में गति मतलब मूवमेंट इन प्लांट और दूसरा आपका कह सकते हैं कि पादपों के अंदर जो या फिर पौधों के अंदर जो हार्मोन्स पाया जाता है वो क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं।
तो इस चीजों को मैंने बताया। इसके बाद मैंने वहां पे नर्वस सिस्टम के अंदर आपको बताया कि इसके अंदर हमें 2 टाइप के नर्वस सिस्टम पढ़ने होते हैं। पहला क्या, पहला आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, और दूसरा मैंने बताया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के अंदर मैंने बताया कि इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा मैंने बताया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, मतलब परिधि तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं, इसमें ऐसी नर्व्स आती हैं या फिर कह सकता हूं ऐसी तंत्रिकाएं आती है जिनको हम 2 नाम दिए थे। कौन सा, पहला आपका क्रेनियल नर्व्स और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स को हिंदी में कपाल तंत्रिका कहते हैं और स्पाइनल नर्व्स को मैंने मेरु तंत्रिका के नाम से बताया था। मैंने बताया कि हमारी पूरी बॉडी में जो क्रेनियल नर्व्स होती है, कपाल तंत्रिका होती है, वो 12 जोड़ी मतलब कि 24, और जो मेरु तंत्र होती है वो आपका 31 पाया जाता है। तो ये चीजें आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में केवल इतना ही जाना है। ऐसी नर्व्स जो हमारे ब्रेन से जो होती है उसको हम लोग क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, कपाल तंत्रिका कहते हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी में कितनी होती है, 12 जोड़ी। मेरु तंत्रिका ऐसी तंत्रिकाएं होती है या फिर कहते हैं ऐसी नर्व्स होती हैं जो हमारे डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है, हमारे इस मेरु रज्जु से जुड़ी होती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरु तंत्रिका कहते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी में कितनी पाई जाती है, 31 जोड़ी पाई जाती है, मतलब कि 62 पाई जाती है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में आपको केवल इतना ही याद है। बाकी तंत्रिका तंत्र के अंदर मैंने न्यूरॉन्स के बारे में बता दिया था कि न्यूरॉन्स होते क्या है। अब वहां पे हमने बताया था कि हम आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम आपको इंडोक्राइन सिस्टम मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ाएंगे, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, उनका काम क्या क्या होता है। जिसके बाद आपका जंतुओं में जो समन्वय है उसका टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद प्लांट मतलब पौधों में जो समन्वय होगा, हम वहां पे देखेंगे कि प्लांट के अंदर जो गति होती है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है वृद्धि मुक्त गति और दूसरा आपका वृद्धि गति के यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे प्लांट के अंदर कौन कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है। तो हम यहाँ पे नर्वस सिस्टम के अंदर आपका जो कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे बचा था। तो उस टॉपिक को हम कंप्लीट करके यहाँ पे जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है यहाँ जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे पादपों में गति और क्या करेंगे, पादपों के अंदर जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उस चीजों को पढ़ते हुए फिर करेंगे इस पूरे वीडियो की वीडियो समाप्त करेंगे। और वीडियो के साथ आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्लियर है। बाकी बच जाएगा आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैंने बताया जैसा ये आपका साइंस का जैसे ही खत्म होगा हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सारी चीजों को एक साथ डिस्कशन करेंगे। तो आइए फिर इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कहाँ से, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि अब मैं क्या करूंगा, एक एक चीजों को डिस्कस करते चलूंगा और सारी चीजों आपको समझाते जाऊंगा। जैसा कि मैंने अभी क्या बताया कि हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब कि कंट्रोल का जो काम होता है वो किसका होता है, हमारे इस ब्रेन का होता है। ब्रेन का मतलब मस्तिष्क का होता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पूरी बॉडी के अंदर जो नियंत्रण और समन्वय का काम होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो हमारा इस ब्रेन के थ्रू होता है, जिसको हम लोग हिंदी में मस्तिष्क कहते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है उसको पहले समझाओ, फिर आप देखिएगा कि इस पे क्या लिखा गया है। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा, आपको दिख रहा होगा ब्रेन या फिर मस्तिष्क, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यह हमारे शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय का केंद्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी काम तो उसमें उस काम के ऊपर नियंत्रण और साथ में हमारे सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि समन्वय का जो काम करता है वो क्या करता है, हमारा ब्रेन करता है, हमारा ये मस्तिष्क करता है। तो वही चीजें आपको यहाँ पे पहली लाइन में लिखी गई है। इसके बाद मैं बताऊंगा अभी आपको कि इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो आपको ये घबराने की दिक्कत नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, ये तो यहाँ पे मैपिंग फॉर्म में लिखा गया है, हम कैसे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे तो उस चीजों को मैं अभी बता रहा। तो पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि मस्तिष्क क्या होता है, हमारी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब नियंत्रण और समन्वय का केंद्र कौन है, वो आपका ब्रेन होता है। अगला चीज, ब्रेन के हमारे 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले हम याद रख लीजिए। इसके बाद फिर क्या करेंगे, एक एक करके सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला जो ब्रेन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क। ये आपको जो ऊपर वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक दिख रहा, इसको हम बोलते हैं ये है आपका फोर ब्रेन
हिंदी में इसको कहेंगे अग्र मस्तिष्क। अब दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन। अभी मैं आपको फिगर में वो चीज दिखाऊंगा। तो क्या है, पहला आपका याद रखिए, पहले नाम अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा आपका पश्च मस्तिष्क। मतलब कौन कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो यहां तक मैंने क्या बताया, मिड ब्रेन किसे कहते हैं। अगला हमने बताया कि ब्रेन के कितने पार्ट, तो ब्रेन के 3 पार्ट, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपका पश्च मस्तिष्क, जिसको हिंदी में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कहते हैं। अब फोर ब्रेन के अंदर भी कुछ हमारे पार्ट्स आते हैं, मिड ब्रेन के अंदर नहीं आते, आते भी हैं तो उनको पढ़ते नहीं है अभी, और वो आपको बाद में देखने को मिलेगा। और तीसरा आपका जो हिंड ब्रेन होता है उसके कुछ पार्ट्स है, वो आपको मैंने यहाँ पे नाम लिखा गया है, क्या है देखिए ध्यान से। फोर ब्रेन के आपको यहाँ पे 3 पार्ट दिखेंगे, कौन सा, पहला है आपका सेरिब्रम। अब हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं प्रमस्तिष्क। ये होता क्या है, ये हमारी बॉडी में या फिर कह सकते हैं हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। मतलब ये केवल फोर ब्रेन का केवल बड़ा भाग नहीं है, ये हमारे पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। ऐसा कि अगर हमारा पूरा ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है, तो ये जो हमारा सेरिब्रम है यानी मस्तिष्क है यानी प्रमस्तिष्क, ये केवल 2 पार्ट में अकेला है, और बाकी एक पार्ट में सारे आपके हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और भी जो सारी चीजें वो चीजें हैं। तो यानी कि हमारे क्वेश्चंस कैसे बन सकता है कि हमारी बॉडी का सबसे या फिर हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वो है आपका प्रमस्तिष्क या फिर कह सकते हैं सेरिब्रम। अब ये करता क्या है, ये जैसा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में या फिर हम कई सारे काम करते हैं, तो उसको ज्यादा कंट्रोल का काम कौन करता है, यही हमारा सेरिब्रम करता है। कोई चीज हम याद रखते हैं, यानी जो स्मृति की क्षमता है या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से याद रखने की क्षमता जो है, वो आपका सेरिब्रम के अंदर है। इसके बाद आपका आएगा थैलमस और इसके बाद आपका आएगा हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे कैसे आपको मान लीजिए क्या होगा, ये एक इसमें से सेरिब्रम दे देगा, 3 इसमें से, और बोलेगा निम्न में से अग्र मस्तिष्क का भाग कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि अग्र मस्तिष्क का कौन कौन सा पार्ट है और दूसरा आपका पश्च मस्तिष्क का कौन कौन सा पार्ट है। तो पश्च मस्तिष्क के अंदर देखते हैं, यहाँ पे है सेरिबेलम और यहाँ पे है सेरिब्रम। अग्र मस्तिष्क वाले का पार्ट है सेरिब्रम और यहाँ पे आपका सेरिबेलम। तो यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा कि क्या है डिफरेंस। ये यहाँ पे सेरिब्रम है, यहाँ पे आपका सेरिबेलम। सेरिब्रम जो है वो आपका अग्र मस्तिष्क का भाग है, जबकि सेरिबेलम हमारा हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क का भाग है। इसके अलावा इसमें कुछ और चीजें पाई जाती है, जैसे आपको पोन्स, इसके अलावा मोड्यूला ऑब्लंगेटा। तो आइए इस चीज को हम यहाँ पे फिगर में देखते हैं क्या होता है, कैसे इस चीज को हम समझते हैं। मतलब पहला मैं आपको फिर बता दे रहा कि हमारा जो ब्रेन होता है हमारी पूरी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेंटर होता है, केंद्र होता है। ये 3 पार्ट में होता है, पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हिंड ब्रेन का कौन कौन सा, सेरिबेलम, इसके अलावा पोन्स और इसके अलावा और क्या, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे क्या है, आगे क्या, यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रहा, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। पहले आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या दिया है, अगर आपको क्लियर ना नहीं दिख रहा होगा तो क्या लिखा है यहाँ पे, ये है आपका अग्र मस्तिष्क। यानी कि ये जो ये वाला पार्ट होता है जो हमारा, ये क्या होता है आपका अग्र मस्तिष्क, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। यानी कि यहां से लेकर के ये जो यहां तक का पार्ट है, ये है आपका अग्र मस्तिष्क। कौन सा, अग्र मस्तिष्क। ये हो गया आपका अग्र मस्तिष्क। और यहाँ पे एक और चीज लिखी है, प्रमस्तिष्क। अब ये क्या है, मैंने अभी बताया कि आपको सेरिब्रम जो होता है वो कहाँ है, ये आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। इसके अलावा ये जो आपको पार्ट है यहाँ पे कुछ दिख रहा, ये क्या है आपका, ये इधर का कुछ लेकर के ये है आपका मध्य मस्तिष्क। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क। जो चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई छोटी छोटी दिखाई दे रही होंगी, इसको मैं आपको लिख करके दिखा दे रहा। इसके अलावा ये जो आपका पीछे वाला पार्ट दिख रहा, इधर कुछ यही वाला आपको, इधर रेड कलर में और भी कुछ इसके पार्ट्स हैं, वो आपको जो दिख रहा, यही क्या है आपका, ये है आपका हिंड ब्रेन, यानी कि कह सकते हैं पश्च मस्तिष्क
या फिर कह सकते हैं अनुमस्तिष्क। यहाँ पे मैं आपको पश्च मस्तिष्क लिख के दिखा दे रहा, ये है आपका पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो यहाँ पे आपको पहले क्या समझ में आया कि ये जो यहां से लेकर के यहां तक का ऐसे कुछ पार्ट्स है, ये आपका क्या अग्र मस्तिष्क, इसके बीच में आपका मध्य मस्तिष्क, और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पश्च मस्तिष्क। आपको यहाँ पे तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे येलो कलर का एक कुछ दिख रहा होगा, इसको हम क्या कहते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा कि हमारा जो ब्रेन होता है वो उसको हम लोग दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए ध्यान से। जैसे मैं एक कहूं कि यहाँ पे कोई एक बॉक्स होगा और यहाँ पे कोई एक बॉक्स होगा, दो अलग अलग बॉक्स है, अगर हमको उनको जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, उनके बीच अगर टेप लगा करके जोड़ने की कोशिश करें तो क्या होगा, वो जुड़ जाएगा। और जुड़ने सेम इसी तरीके से मान लीजिए और क्या हो सकता है, उनको हम किसी तरीके से बांध दे तो क्या होगा, वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। सेम इसी तरीके से आपका क्या होता है, ब्रेन जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे मान लीजिए एक ये आपका ब्रेन का हिस्सा हो गया और ये दूसरा आपका कुछ इस तरीके से ब्रेन का हिस्सा हो गया। और क्या होता है, इसको एक ऐसे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो आपको येलो कलर का दिख रहा, यही क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि अभी हम दो बॉक्स को अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, टेप से किसी तरीके से जोड़ देते हैं। तो वो टेप ही क्या है, मतलब हमारा ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड है, तो हमारे ब्रेन को दोनों पार्ट को एक साथ जोड़ने में एक यहाँ पे कह सकते हैं केमिकल की तरह होता है जो काम करता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कार्पस कैलोजम या फिर कैलोसम कह सकते हैं। तो याद रखिएगा कि दोनों हमारा जो ब्रेन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और उनको जो जोड़ के रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्पस कोलेजम कहते हैं। तो यहाँ पे मैं उसका नाम लिख दे रहा, ये येलो कलर का वही लिखा गया है, क्या है आपका, देखिए ध्यान से, कार्पस कैलोसम। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो आपको एक यहाँ पे ग्रीन कलर का सॉरी ब्लू कलर का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे दानेदार पार्ट यहाँ पे दिख रहा, ये आपका क्या है, यही है आपका क्या, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। ये जो हमारा कह सकते हैं, ये जो पिंक कलर का निकला है और इसके अंदर ये जो आपको एक घुमावदार स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं, यही है आपका पोन्स, ये आपका पोन्स। इसके अलावा ये जो हमारा, अब हम कहते हैं कि यहाँ तक तो पार्ट चला गया हमारा, यहीं पे पोन्स पाया जाता है, इसके नीचे क्या होगा, हमारा स्पाइनल कॉर्ड चला जाएगा। तो पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक यहाँ पे एक पाइप जैसे कुछ संरचना दिख रही है, इसको हम लोग कहते हैं मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो ये हो गया आपका मेड्यूला, और ये क्या हो गई हमारी नीचे मेरुरज्जु हो गई, मतलब कि हमारा क्या हो सकता, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है। ये हो गया आपका पूरा अग्र मस्तिष्क, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे और थोड़ा बीच में जो पार्ट है उसको मध्य मस्तिष्क, ये जो पीछे वाला पार्ट है ये आपका पश्च मस्तिष्क। इसके अलावा ये जो येलो कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं कार्पस कैलोजम, क्योंकि हमारा ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, उसको जोड़ने का जो काम करता है वो करता है आपका कार्पस कैलोजम। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे येलो कलर की संरचना दिखाई जिसको हाइपोथैलेमस, इसको मैंने पोन्स बताया, ये आपका मेड्यूला और ये आपका
स्पाइनल कॉर्ड मतलब कि मेरू रज्जु। तो यहाँ पे हमने पहले ये देख लिया कि फिगर में है क्या क्या, और इसके बाद हम देखेंगे कि किस चीज का क्या काम होता है। तो आइए देखिए ध्यान से कैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला है आपका, जैसा कि मैंने बताया कि हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, तो वही आपका लिखा गया फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन क्या होता है मैंने आपको फिगर में दिखा दिया, और मैंने बताया कि उसके अंदर आपका क्या पाया जाएगा, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, और क्या पाया जाएगा आपका थैलेमस, इसके अलावा हाइपोथैलेमस। तो वही चीजें आपको यहाँ पे क्या है लिखी गई है, देखिए ध्यान से क्या है। पहला आपका सेरिब्रम क्या बोल रहा है, मैंने जो पहले ही बता दिया कि ये हमारी पूरी ब्रेन का 2/3 पार्ट होता है, मतलब 2/3 भाग कह सकते हैं कि अगर पूरा ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है तो 2 पार्ट में केवल हमारा क्या होगा, सेरिब्रम, मतलब हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग। तो क्या है ये पहला पॉइंट आपका, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा, देखिए ध्यान से, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा कि सबसे बड़ा भाग, ब्रैकेट में मैंने लिखा है 2/3, और एवं सोचने वाला, मतलब कि हमारे अंदर जो थिंकिंग होती है उस वो कौन करता है, तो वो करता है हमारा सेरिब्रम, या फिर हिंदी में प्रमस्तिष्क करता है। तो इस चीज को याद रखना है। दूसरी चीज है, जैसे अब सोचने का काम कर रहा है, तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि अभी हम उठ करके पढ़ लेते हैं, तो वो क्या है, एक प्रकार की स्वैच्छिक क्रिया है। और मैंने बताया था कि स्वैच्छिक क्रिया ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसे एक्शंस होते हैं, ऐसी गति होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार काम करें। और क्या होता है उसके अंदर, हम अपनी थिंकिंग का भी यूज कर लें, हम अपने ब्रेन का भी यूज कर लें। तो उसको कौन करता है, ये करता है हमारा कौन, सेरिब्रम। तो ये हो गया स्वैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसके अलावा क्या बोल रहा कि जो दर्द हो, ठंड, गर्मी, दबाव, इन सारी चीजों को क्या करता है, सेरिब्रम हमारा महसूस करता है। जैसे ही हमारी बॉडी महसूस करेगी, उसकी जानकारी हमें कहाँ जाएगी, हमारे प्रमस्तिष्क के पास, और हमारा प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम कहेगा कि हमें इस पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया करनी है। जैसे कि हमें ठंड लग रही, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्वेटर पहनना है, वो जो काम हमें बताएगा वो कौन बताएगा, हमारा सेरिब्रम बताएगा। तो तीसरा पॉइंट है कि दर्द, ठंड, गर्मी व दबाव के प्रति संवेदना की व्याख्या व प्रतिक्रिया कौन करवाता है, हमारा सेरिब्रम करवाता है। आगे जो है कि मानसिक क्षमता का केंद्र, मतलब हमें याद रखने की जो क्षमता है, साथ ही साथ जैसे, और क्या बोला कि हमारी जो तर्क है, अगर हम कोई लेक्चर दे रहे हैं तो लेक्चर के, जैसे मैं अभी बोल रहा, अब मुझे इसके बाद क्या बोलना है या फिर क्या याद रखना है, तो ये सारी चीजें कौन बताता है, हमारा सेरिब्रम बताता है, हमारा क्या करता है, प्रमस्तिष्क बताता है। अब एक चीज याद रखना है कि जो सेरिब्रम होता है वो लड़कियों में थोड़ा ज्यादा सा एक्टिव होता है। ऐसा क्यों, जैसे कि आपने देखा होगा क्लास में, अगर टीचर क्या करता है, कोई चीजें याद करके करने को बोलता है, तो उसमें क्या होगा, लड़कियां उस चीज को ज्यादा उसका रट्टाफिकेशन कर लेती हैं। क्यों, क्योंकि उनका सेरिब्रम ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेरिजन बॉय की अपेक्षा। तो वही होता है, उनका सेरिब्रम थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। आगे क्या बोल रहा है, थैलेमस बोला कि संवेदी जानकारियों को कहां तक लेके जाता है, हमारा प्रमस्तिष्क तक। अब संवेदी जानकारी क्या हुआ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि संवेदी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसी तंत्रिकाएं जो क्या करें, हमारी बॉडी से इंफॉर्मेशन को उठाए, मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट से इंफॉर्मेशन को उठाएगा, संदेश को उठाएगा, इस मेरु रज्जु के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो पहले कहाँ जाएगा, हमारे थैलेमस के पास जाएगा, और इसके बाद वो क्या करेगा, हमारे सेरिब्रम को बताएगा कि हमें क्या एक्शन, जैसे हमें ठंडी महसूस हो रही, तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के अंदर जो हमारा क्या होगा, संवेदी न्यूरॉन होगा, वो क्या करता है, हमारे मेरु रज्जु के यहाँ तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा। उसके बाद वो हमारे थैलेमस तक, और थैलेमस के बाद हमारा सेरिब्रम तक। तो वही क्या है कि ये संवेदी जानकारियों को कहां तक ले जाएगा, प्रमस्तिष्क तक। इसके बाद तीसरा जो आपका पार्ट है वो है हाइपोथैलेमस, इंपॉर्टेंट है, नींद, भूख, प्यास, इन सारी चीजों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, उनके बीच ये एक प्रकार की कह सकते हैं मध्यस्थता का काम करता है, एक प्रकार की कड़ी का काम करता है, एक प्रकार से जोड़ने का काम करता है। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में आपको ये 3
ये स्लाइड याद रखनी है कि क्या क्या है अग्र मस्तिष्क के अंदर। प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम पाया जाता है, जिसके अंदर मैंने आपको 4 पॉइंट बताया, थैलेमस बताया और हाइपोथैलेमस बताया। अगर आप इतनी चीजें पढ़ लोगे तो आपका प्रमस्तिष्क, इसके अलावा थैलेमस, हाइपोथैलेमस से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और आगे हमारा मध्य ब्रेन यानी सॉरी मिड ब्रेन, जिसको हम लोग मध्य मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, उसमें कुछ पॉइंट याद रखना है। क्या ये क्या करता है, हमारे अग्र मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है, मतलब कि हमारे फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। जैसा कि आपने फिगर में देखा कि हमारा जो अग्र मस्तिष्क था यानी फोर ब्रेन था, और जो हमारा हिंड ब्रेन था उसके बीच में कौन था, हमारा मिड ब्रेन था। तो वही चीज है यहाँ पे, ये क्या करता है, हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। और मैं अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। आगे क्या है, बोला कि श्रवण मतलब सुनने की जो प्रोसेस होती है, साथ में हमें देखने की जो प्रोसेस होती है, उसके कार्य में क्या होगा, हमारा मिड ब्रेन क्या करता है, शामिल होता है। और क्या बोला, दर्द संकेतों को क्या करेगा, संसाधित करता है, मतलब आगे पहुंचाता है। कैसे, जब आएगी इंफॉर्मेशन हिंड ब्रेन के पास, मिड ब्रेन के पास फिर हो जाएगा, मिड ब्रेन के बाद वो कहा जाएगा हमारे सेरिब्रम तक जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मिड ब्रेन के बारे में इतनी ही चीजें हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। और लास्ट है आपका पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन, जिसके अंदर आपका सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लंगेटा। आप ये चीजें पढ़ लोगे, इसके बाद क्या होगा, ब्रेन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। यानी कि इतना भी बड़ा ब्रेन नहीं है, हमें बस केवल जानकारियों को देख लेना है और फिर हम उसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो एग्जाम में पेपर में क्वेश्चंस आएगा वो इजीली हो जाएगा। पहला है सेरिबेलम, यानी कि मैंने पहले ही बताया कि मांसपेशियों की गति व संतुलन की, यानी कि शरीर की जो कह सकते हैं कि शरीर को यानी कि जो मेंटेन करना है या फिर कह सकते हैं जो बैलेंस करना है, उसका काम कौन करता है, वो करता है आपका सेरिबेलम। यहाँ पे यही पॉइंट आपको याद रखना है कि शरीर के संतुलन को कौन नियंत्रित करता है, उसका नाम है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के बैलेंस को बना करके रखता है। ये आपके लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी के अंदर जो बैलेंस होता है उसको कौन बनाता है, तो वो होता है आपका सेरिबेलम। अगला है पोन्स, यानी कि दूसरा पॉइंट है पोन्स, सांस लेने की दर, मतलब हम जैसे रेस्ट में रहेंगे तो हमारा हार्ट बीट थोड़ा धीरे होगा, और जब हम कोई काम या एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। साथ में नींद का जो चक्र होता है, मतलब हमें कितना सोना है, ये सारी चीजों को कंप्लीट कौन करवाता है, हमारा पोन्स करवाता है। तीसरा है आपका मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, वो करता है हमारा मेड्यूला ऑब्लंगेटा। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो यानी हमारे जीभ के पास जो लार बनती है, उस पे भी कौन कंट्रोल करता है, वो करता है आपका मेड्यूला ऑब्लंगेटा। जो आपको कह सकते हैं कि जो उल्टी आती है, दस्त होता है, उसका भी काम ये करता है, और अनैच्छिक क्रियाओं को ये भी क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको फोर ब्रेन, जिसके अंदर सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस के बारे में बताया, मिड ब्रेन के बारे में बताया और हिंड ब्रेन के बारे में बता दो। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट कौन सा है, वो है आपका स्पाइनल कॉर्ड और साथ में ब्रेन। तो हमारा ब्रेन और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम यही हमारा कर रहा है। कौन कौन, एक ब्रेन और दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो जब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इन्हें हमें क्या करना होगा, बचा के भी रखना होगा, या फिर इन्हें हमें सेफ रखना होगा। तो क्या ऐसे ही होते हैं या फिर ये किसी न किसी तरीके से कुछ इनकी सुरक्षा होती है? तो हाँ, इनकी सुरक्षा की गई होती है। ऑलरेडी हमारा दिमाग, हमारा जो ब्रेन होता है, वो एक कह सकते हैं, ब्रेन मान लीजिए कोई एक सामान है और उसके ऊपर जो बॉक्स में बंद होता है, जो बॉक्स है वो क्या है, उसका सुरक्षा कवच कह सकते हैं, या फिर उसको सुरक्षा प्रदान करता है। सेम इसी तरीके से ब्रेन हमारा तीन चीजों से मिलके, मतलब कह सकते हैं कि ब्रेन ऊपर से तीन चीजों से ढका होता है, उसके अंदर हमारा ब्रेन पाया जाता है। तो कौन कौन सा, पहला आपका खोपड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कल। ये क्या होती है, हमारे ब्रेन के ऊपर, बिल्कुल ऊपर क्या है, एक प्रकार की संरचना पाई जाती है जो कि हड्डियों की बनी होती है और काफी ज्यादा ये
मजबूत होता है। मतलब कि अगर हमें चोट सिर में लगती है तो डायरेक्ट हमारे ब्रेन पे नहीं, पहले हमारे कहाँ लगेगा, स्कल पे यानी खोपड़ी पे लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया कि मस्तिष्क का सबसे बाहरी व मजबूत सुरक्षात्मक आवरण जो किसका बना होता है, हड्डी का। तो पहला जो आवरण होता है, पहला जो ढका हुआ पार्ट होता है वो क्या है आपका, स्कल यानी कि खोपड़ी। दूसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। अब याद रखिए मेनिंजेस है क्या, ये एक प्रकार से कह सकते हैं झिल्ली नुमा संरचना होती है। और ये कहाँ होती है, जैसे हमारा मस्तिष्क है यानी कि हमारा ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर ये झिल्ली लगी होगी और उसके ऊपर हमारा स्कल होगा। तो यानी कि ये स्कल और हमारे ब्रेन के बीच में पाई जाती है। और इस मेनिंजेस के ये क्या कह रहा कि एक प्रकार की झिल्ली होती है और जो कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 3 लेयर में ये डिवाइड होती है। कौन कौन सा, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मेटर और तीसरा पाया मेटर। तो याद रखिए मेनिंजेस क्या है, एक प्रकार की झिल्ली है और ये क्या, इसके अंदर 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है। कौन सा, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और कह सकते हैं पियामेटर या फिर पायामेटर। याद रखिएगा इस चीज को। और तीसरा जो है आपका बोल रहा है कि मस्तिष्क मेरु द्रव, जिसको हम लोग बोल रहे हैं CSF। होता क्या है मस्तिष्क मेरु द्रव, आपको इसमें 2 वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, एक मस्तिष्क मतलब ब्रेन और दूसरा क्या, मेरु, और तीसरा आपको द्रव। यानी कि ये एक प्रकार के लिक्विड होते हैं, यानी कि लिक्विड केमिकल टाइप्स के होते हैं जो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, मेनिंजेस के नीचे और ब्रेन के ऊपर। ये क्या होंगे, लिक्विड होंगे। जैसे ही हमें चोट लगेगी, हमारे सिर पे या फिर हमारे मेरु रज्जु पे कोई झटका लगेगा, तो ये क्या करता है, उस झटकों से हमारे ब्रेन को सुरक्षा देता है। तो वही चीज है तीसरा कौन सा, मस्तिष्क मेरु द्रव। और इसका नाम मस्तिष्क मेरु क्यों है, क्योंकि ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी पाई जाती है। क्या लिखा है यहाँ पे, झटकों को अवशोषित करता है। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला हम पढ़ लेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा, कि इसकी सुरक्षा कैसे होती है। तो आपको उस दिन मैंने क्या बताया था कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसी को हम लोग मेरुदंड के नाम से जानते हैं। और जो आपका मेरुदंड होता है वो आपका मेरुरज्जु नहीं होता, मतलब जो हमारी बैकबोन है उसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि जैसे आपका पेन होता है तो पेन का ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपकी रीढ़ की हड्डी, जिसको आप लोग बैकबोन या फिर मेरुदंड कहते हो, जबकि इसके अंदर की जो आपकी पेंसिल है उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे मेरु रज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो इसकी सुरक्षा किससे होती है, रीढ़ की हड्डी से होती है, मेनिंजेस से होती है। मैंने बताया ये क्या है, झिल्ली-नुमा संरचना है। और किससे होती है, मस्तिष्क मेरु द्रव से, जो कि उसके अंदर भी पाया जाएगा। अगर मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड को कोई झटका लगता है तो उसे कौन बचाएगा, हमारा मस्तिष्क मेरु द्रव, जिसको CSF के नाम से जानते हैं। आगे है, अगला है कि ग्रंथियां क्या होती है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि हमारी जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंदर 2 पार्ट होते हैं, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया। और मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जंतुओं के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है वो कौन करता है, पहला आपका नर्वस सिस्टम, यानी जिसके अंदर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा था। और दूसरा आपका हमें पढ़ना था कि इंडोक्राइन सिस्टम, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां। और उसी के बारे में हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ कि ग्रंथियां क्या होती है, मतलब ग्लैंड क्या होती है, ये कितने पार्ट्स की होती है। फिर हम आपको बताएंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे पहली हेडिंग यहाँ पे दिख रही होगी, ग्लैंड यानी कि ग्रंथियां। अब ये होता क्या है, हमारी बॉडी में क्या होती है कि जितनी भी सेल होती है उसमें क्या होगा, सेल्स के कुछ ग्रुप्स होंगे जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। मतलब कि कुछ सेल्स के अगर कुछ ग्रुप्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, स्पेशल कुछ काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं, अगर वो हार्मोन्स बनाने का काम कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी में एंजाइम्स निकाल रहे हैं, और भी क्या कर रहे हैं, लिक्विड जैसे पदार्थों को निकाल रहे हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी के लिए आवश्यक है। तो ऐसी ग्रुप्स ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे ग्रंथियां या फिर ग्लैंड। ये कितनी प्रकार की होती है, ये हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा, पहला होता है अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा होता है आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि। अब याद रखिएगा
कि इनका मेन ग्रंथियों का मेन काम क्या है, हार्मोन्स बनाना, एंजाइम्स बनाना, इन सारी चीजों को। अब बाह्य स्रावी ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसमें क्या होती है, जिसके थ्रू नली जैसी संरचनाएं निकली होती है, और क्या होता है उनके अंदर से आपके हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स आपका फ्लो होगा। मतलब एक ऐसी ग्रंथि जिसमें क्या हो, नलिका बनी हो, नली जैसी संरचना बनी हो, किस लिए, जो हार्मोन्स और एंजाइम्स बन रहे हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो हम उनको बोलेंगे बाह्य स्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि को कहेंगे जिसके अंदर क्या हो, नलिका जैसी संरचना न हो, या फिर कह सकते हैं कि नलिका विहीन होती है। तो दोनों तो हार्मोन्स निकालने के काम करेंगे, दोनों ही क्या करेंगे, एंजाइम्स निकालने के काम करेंगे। तो इसका तो नली के द्वारा चला जाएगा, जैसे कि इसके एग्जांपल्स है लार ग्रंथियां, आसु ग्रंथि, इन सब में क्या होती है, ये नली के थ्रू आती है। अंतःस्रावी में जो हार्मोन्स निकलेगा, जो हमारा कह सकते हैं कि एंजाइम निकलेगा, वो किस प्रकार से हमारी पूरी बॉडी में इधर से उधर जाएगा, तो वो होता है, भले नली ना रहो, ये क्या करता है, अपनी जो हार्मोन्स होते हैं, अपने जो ब्लड एंजाइम्स होते हैं, इनको क्या करता है, हमारे ब्लड में मिला देता है। और ब्लड आपको पता है कि पूरी बॉडी में यहां से वहां गति करता है, आता जाता रहता है। तो वो क्या करेंगे, आपका अंतःस्रावी ग्रंथि ब्लड के अंदर अपनी जितने भी हार्मोन्स और एंजाइम्स होंगे उनको मिला देते हैं, और वो क्या करेंगे, हमारी पूरी बॉडी में काम करेंगे। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में कई सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे क्या होते हैं, मतलब हमें इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो कुछ ऐसी भी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, हमारी बॉडी में हार्मोन्स निकालेंगी, और उस हार्मोन्स का हमारी बॉडी के लिए कुछ क्या कह सकते हैं कि स्पेशल काम होते हैं, वो स्पेशल काम को पूरा करते हैं। तो उन चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है और वो कौन कौन सा हार्मोन्स निकालते हैं। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान से इस चीज को देखिएगा। क्या है आपका, यहाँ पे लिखा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। पहला आपको मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैं इस चीज को आपको बता दे रहा, जैसे कि यहाँ पे पहला आपका लिखा है ग्रंथि, मतलब कौन कौन सी ग्रंथि, यहाँ पे दूसरा है आपका हार्मोन्स, और तीसरा आपका यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसके कौन कौन से काम होते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे पहला है कि पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। होता क्या है, ये हमारे मस्तिष्क के पास पाई जाती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर तो ऐड नहीं किया, जैसे मैं बता दे रहा कि इसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे मस्तिष्क के पास पाई जाती है, ब्रेन के पास पाई जाती है, हमारे थैलेमस हाइपोथैलेमस के पास पाई जाती है। होता क्या है, ये एक प्रकार की ऐसी ग्लैंड होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ का काम करती है। मतलब हमारी जो सेल्स होंगी उनके अंदर ग्रोथ करवाएंगी, हमारी जो हड्डियां होंगी उनको मजबूत बनाने का काम करती है। तो इसी को हम बोलते हैं, ये क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ का काम करती है। और इसके बारे में आप और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो कि अपने अंदर से 13 हार्मोन्स को बाहर निकालती है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कह, इसको इसके अंदर से कौन सा हार्मोन्स, तो वो होता है आपका ग्रोथ हार्मोन्स, या फिर कह सकते हैं वृद्धि हार्मोन्स निकलते हैं। होता क्या है, इससे हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, वृद्धि होती है, और क्या होता है, हमारी हड्डियों का विकास होता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है जिसके अंदर से ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ का काम करता है, साथ ही साथ और हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। और एक चीज कि अगर हमारी बॉडी में हार्मोन्स की कमी हो जाती है, कौन से हार्मोन्स की, ग्रोथ हार्मोन्स की, तो याद रखिएगा कि जो ह्यूमन होगा, जो जंतु होगा, या फिर कह सकते हैं जो एनिमल होगा, जो जीव होगा, उसके अंदर क्या होगा, ग्रोथ कम होगी, और उसकी हाइट या फिर कह सकते हैं वो थोड़ा सा छोटा हो सकता है। और क्या हो सकता है, अगर कमी हो गई तो हमारे जो हड्डियां होंगी वो काफी कमजोर हो जाएंगी। तो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, हमारे अंदर से ग्रोथ हार्मोन्स को बाहर निकालती है। अगला है थायराइड। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है जो कि आपके यहाँ गर्दन के नीचे पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। और ये क्या करती है, थायरॉक्सिन नामक या फिर कह सकते हैं थायरॉक्सिक हार्मोन्स को बाहर निकलती है।
ये क्या करता है, इसका इसका काम क्या है, तो इसका काम है ये हमारे हार्ट की जो गति होती है, हार्ट की जो मूवमेंट होती है, साथ में हमारी जो बॉडी है उसको पूरी तरीके से फुर्तीला रखेगी और हमारे ब्रेन को क्या करती है, मजबूत करती है। अगर तो क्या याद रखना है आपको कि थायराइड जो ग्लैंड है वो हमारे गर्दन के नीचे पाई जाती है और ये क्या करती है, थायरॉक्सिक या थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव करती है, बाहर निकालती है, जिसका मेन काम क्या होता है, ये हार्ट की गति को बनाए रखता है, हमारी बॉडी को फुर्तीला रखता है और हमारी जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, उसको क्या करेगा, मजबूत रखेगा। सेम वही क्वेश्चन कि अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, हार्ट की गति रुक जाएगी, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो हो जाएगा, शरीर हमारा अगर फुर्तीला नहीं रहेगा तो क्या होगा, दुर्बल हो जाएगा और मस्तिष्क कम मजबूत नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारे सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। तो यहाँ पे दूसरा जो ग्लैंड है वो है आपका थायराइड ग्लैंड। तीसरा है पैराथायराइड ग्लैंड, यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड, इसके अंदर कौन सा हार्मोन्स निकला, पैराथोर्मोन। और ये क्या करता है, जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड के अंदर कई हमारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। तो होता क्या है, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपको पता है कि हमारी हड्डियां क्या होती है, दर्द करने लगती है, हमारी हड्डियों के जुड़े होते हैं, मतलब दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो क्या होता है, दर्द करने लगता है। तो ये क्या करता है, हमारे पैराथायराइड ग्लैंड ये पैराथ्रोमोन हार्मोन्स को निकाल करके हमारा जो ब्लड होता है उसके कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो याद रखिएगा इस चीज को कि इसका क्या काम है, रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस का नियंत्रण। अगला है अग्नाशय, जिसको हम लोग पैंक्रियाज भी बोलते हैं, यानी कि अग्नाशय कौन सी ग्लैंड है, इसको हम लोग इंग्लिश में पैंक्रियाज ग्लैंड कहेंगे। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपका दो हार्मोन्स निकलता है, कौन कौन सा, पहला आपका इंसुलिन हार्मोन्स और दूसरा आपका कौन सा, ग्लूकागन, या इसको हम लोग दो नाम हो गए, इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स, इंसुलिन और दूसरा आपका ग्लूकागन। अब याद रखिएगा कि ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा, रक्त के अंदर शुगर जो होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो शुगर को मेंटेन करने का काम कौन करेगा, वो हमारा करेगा इंसुलिन हार्मोन्स। और ग्लूकागन ये कहां किससे निकलते हैं, तो हमारे पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो ग्लूकागन है वो हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। जैसे हम कोई भी न्यूट्रिएंट्स को जब ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर, मैंने पहले ही पढ़ाया था लाइफ प्रोसेस और चैप्टर में, कि आपके अंदर ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है। अगर आपकी बॉडी, आपने न्यूट्रिएंट्स को लिया, आपके अंदर क्या हुआ, ग्लूकोज ज्यादा बन गया, तो क्या होगा, अब वो तो आपके अंदर एनर्जी ज्यादा हो गई, तो क्या करेगा ये ग्लूकागन, उसको ग्लूकोज को हमारा ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा। और आप जैसे आपको पता है कि जैसे ही आप लोग फास्ट रखते हो, व्रत रखते हो, तो उस दिन आप कोई किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके अंदर एनर्जी कहां से आती है, तो वो जो एनर्जी होती है पहले की स्टोर जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में था, वही आपका ग्लाइकोजन दोबारा से ग्लूकोज के फॉर्म में बन जाता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे ग्लूकागन और इंसुलिन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, यानी कि या फिर कह सकते हैं इंसुलिन हमारा बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, इसमें क्या होगा, अगर ये इंसुलिन ज्यादा हो गया तो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपको क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। तो डायबिटीज रोग क्यों होता है, जब रक्त के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और ये कब होता है, जब हमारे अंदर से इंसुलिन हार्मोन क्या हो, ज्यादा हो जाए। और ग्लूकागन के बारे में मैंने बता दिया कि ग्लूकोज को ग्लाइकोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ग्लूकागन करता है। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे है कि हमारा जो है अधिवृक्क, जिसको हम लोग इंग्लिश में एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एड्रीनल हार्मोन्स को निकालता है। और ये क्या करता है, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई आपातकालीन या फिर इमरजेंसी काम होता है, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर प्रिपेयरिंग का काम करता है। कौन, एड्रीनल, यानी कि जो हमारा अधिवृक्क ग्लैंड है वो एड्रीनोलाइन या फिर एड्रीनल
क्या करता है, हार्मोन्स को बाहर निकालेगा और ये आपातकाल स्थिति में शरीर को तैयार रखता है। दो हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। मैंने जब आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस पढ़ाया था कि टेस्टिस आपके मेल्स के अंदर दो प्रकार के पाए जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा स्पर्म बनेगा, और स्पर्म क्या है, एक प्रकार का गैमेट है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। इसी के अंदर एक और चीज बनती है आपका टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, पहला काम ये हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म बनाएगा, और दूसरा काम ये जो बॉयज होते हैं या फिर कह सकता हूं जो मेल होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसको क्या करेंगे, बढ़ाने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ फेस पे बियर्ड और कह सकता हूं कि जो आवाज का धब्बा मतलब मोटा होना या फिर कह सकते हैं आवाज का हमारे डीप होना, ये सारा काम कौन करता है, आपका टेस्टोस्टेरोन करता है। दूसरा है अंडाशय, मतलब कि जो ओवरी होता है, फीमेल का पार्ट होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने पढ़ाया था आपको, तो वो क्या करता है, हमारे मतलब कि जो फीमेल होती है उनके अंदर आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को बाहर निकालते हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मैंने पहले ही पढ़ा दिया कि ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर क्या हो, मेल या फीमेल के क्या हो, जैसे ब्रेस्ट जो होती है वो चौड़ी होने लगे, और आर्म पिट्स के अंदर हेयर ग्रोथ, ये सारी चीजें मैंने पहले ही पढ़ाई है, तो आप उन चीजों को जान दो। यहाँ पे एस्ट्रोजन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो उस टाइम वुमेन्स के अंदर ये निकलता है, और क्या करता है, उनके अंदर जो प्रेगनेंसी के लक्षण होता है उसको दिखाने का काम करता है। तो वो हो गया आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। और इसके पहले मैंने आपको एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बारे में पहले भी बताया था, और यहाँ पे भी एक बार दोबारा से रिपीट कर दिया। तो ये आपको याद रखना है, ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे एमसीक्यू पूछे या फिर 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे, सब आपका इसी से हो जाएगा। याद रखिएगा एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पे आपका जो मेल के अंदर यानी सॉरी एनिमल के अंदर क्या था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हमें क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना था नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर मैंने आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बता दिया, और जो दूसरा था एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो खत्म हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट कैसे होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 2 प्रकार से होता है। पहला होता है पादपों में गति यानी कि मूवमेंट इन प्लांट, और दूसरा क्या, पादप यानी कि प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो इस चीज को हम एक एक करके देख लेते हैं, और इससे क्या होगा, हम चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले मैं आपको समझाऊंगा, इसके बाद फिर क्या करना है, आपको जो चीजें लिखी हैं आप उस पर फिर ध्यान दीजिए। पहले मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज को समझ लीजिए। जैसे कि आपको पता है कि जो आपका जीव होता है, यानी कि जैसे कि कोई भी ह्यूमन हो गया, ये या फिर कोई कह सकते हैं कि जो जंतु हो गया, इनके अंदर क्या होता है कि सोचने समझने या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कई अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे हमें पैर में कांटा चुभता है तो हमें क्या होता है हमारी संवेदी न्यूरॉन के द्वारा जो इंफॉर्मेशन वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड उसके बाद ये ब्रेन होता है, तो ब्रेन की बात होगा ये न्यूरॉन के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। तो कह सकते हैं एक प्रकार से जंतुओं के अंदर क्या होता है, कह सकता हूं कि संवेदी अंग होता है, जो क्या करता है हमारी बॉडी में अगर कोई भी चीज होता है तो हमें बताने में हेल्प करेंगे। लेकिन पौधों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, या पौधों के अंदर किसी भी प्रकार का कह सकता हूं कि अंग नहीं होता है जो हमें ये बताने का कि इन्हें ये प्रॉब्लम हुई या फिर नहीं हुआ, या फिर इनके अंदर ये काम हुआ ये काम नहीं हुआ। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का काम इसमें कोई अंग ना कर करके क्या होता है कुछ स्पेशल सेल्स करते हैं, उसके बारे में अभी आगे यहाँ पे देखेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा गया है, आइए देखिए एक एक करके। पहला आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा कि जंतुओं में समन्वय के लिए तंत्रिका ऊतक, जिसके अंदर मैंने बताया कि न्यूरॉन्स होते हैं, और या फिर क्या होती है कोशिकाएं, या कह सकते हैं कि आपका स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन होता है। लेकिन यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि पौधों के अंदर क्या होता है, किसी भी प्रकार का तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका ऊतक, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्गन नहीं होता है जो इनके अंदर ये बताया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। पहला आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्या पौधों में भी समन्वय होता है, क्या इनके अंदर भी कोऑर्डिनेशन होता है, तो हाँ, ये इसका आंसर होगा हाँ होता है। कैसे होगा वो अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला पॉइंट कि जंतुओं में क्या होगा,
नर्वस सिस्टम होता है, जिसके अंदर ब्रेन होता है आपका, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये आकार में परिवर्तन कर लेते हैं क्योंकि मांसपेशियों में प्रोटीन होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में क्या बताया था कि जैसे ही आप गर्म बर्तन को छूते हो आपका हाथ दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का कार्यकारी अंग है और इसके अंदर क्या होता है, मैंने बताया था कि इफेक्टर क्या होता है, और इसके अंदर जो मांसपेशियां पाई जाती है उसके अंदर आपका क्या है, प्रोटीन है। तो हम यहाँ पे हटा लेते हैं यानी परिवर्तन कर लेते हैं, वही चीज है। और यहाँ पे एक चीज और लिखी गई है कि ये भी परिवर्तित होते हैं क्योंकि इनकी जो सेल होती है उसके अंदर से जल बाहर निकल जाते हैं। इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बता रहा कि ये क्या कह रहा। और तीसरा तीसरा जो इसमें है कि ये वैद्युत रासायनिक संकेतों को भेजते हैं। मैंने बताया कि किस प्रकार से एक न्यूरॉन के पास इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन आती है, फिर उसके बाद वो कहा जाएगा, तंत्रिका अंत या तंत्रिका सिरा तक जाएगा और वहां पे केमिकल्स के फॉर्म में जो मिलता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वैद्युत रासायनिक संकेत। यहाँ पे भी सेम वही होता है। अब मैं आपको एक फिगर के माध्यम से इसको बताने की कोशिश कर रहा। जैसा कि आप सभी ने नाम सुना होगा किस चीज का, टच मी नॉट प्लांट का। कैसा होता है, मैं थोड़ा सा भी आपको यहाँ पे बना के दिखाने की कोशिश करता हूं। ऐसे ऐसे आपने कुछ टच मी नॉट प्लांट को देखा होगा। जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, छुई मुई का पौधा, यानी कि इंग्लिश में टच मी नॉट प्लांट। होता क्या है, देखिए ध्यान से। आपको यहाँ पे जो इसका सिरा दिख रहा होगा, यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही हम यहाँ पे इसको टच करते हैं, अब एक चीज ये बना है, ये जो पत्ती होती है ये कैसी होती है, ये सेल से मिलके बनी होती है। और सेल से मिलके बनी है तो जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, अब आपको पता है कि हम उस दिन उद्दीपन के बारे में पढ़े, तो उद्दीपन का मतलब जैसे ही हम प्रकाश हमारे आंखों पे आया, हम क्या करते हैं, हाथ को लगाते हैं ताकि हमें क्या हो, प्रकाश से हम अपने आप को बचा सके। हम उसके प्रति क्या कर रहे थे, प्रतिक्रिया कर रहे थे। सेम उसी तरीके से जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाथ से इस चीज को छुएंगे, कहाँ पे, इसका ये वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पे क्या होती है, कुछ सेल्स होती है। सेल्स मतलब कोशिकाएं होंगी, और उन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, जल भरा होता है। जल का मतलब पानी वहां पे भरा होगा। जैसे ही हम यहाँ पे हाथ लगाते हैं तो यानी कि स्पर्श करते हैं, यहाँ पे जो आपका वहां पे आपके लिए उद्दीपन का काम प्रकाश कर रहा था, लेकिन आपका यहाँ पे स्पर्श ही क्या करेगा, एज अ उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस का काम करेगा। जैसे ही हम यहाँ पे टच करते हैं अपने हाथ से, होता क्या है, देखिएगा ध्यान से। जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हाथ से क्या करेंगे, टच करेंगे, ये क्या करते हैं, ये पत्तियां आपकी मुरझा जाती हैं। क्यों ऐसे मुरझा जाती है, लटक जाती है, क्योंकि उनके सेल्स के, आपने क्या किया, आपका जो स्पर्श था, आपका जो छूना था, वो क्या था, वहां पे आपका एज अ स्टिमुलस का काम किया, एक उद्दीपन का काम किया, और छूते ही आपका क्या हुआ, सेल्स के अंदर से आपका पानी निकल गया। अब आपका क्या होगा, यहाँ पे जो सेल होगी वहां का पानी निकल गया, और जैसे ही यहाँ से इंफॉर्मेशन आपका क्या होगा, वैद्युत रसायन के फॉर्म में पूरा पीछे तक जाएगा, और क्या होगा, सारी सेल्स के अंदर आपका पानी बाहर निकल जाता है। और होता क्या है, आपका जैसे ही पानी बाहर निकल जाएगा वो पत्तियां आपकी मुरझा जाती है। तो यहाँ पे आपका जो छूना था ना, वो छूना ही आपका क्या किया, यहाँ पे एक कह सकते हैं कि उद्दीपन का काम करता है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या लिखा था यहाँ पे, देखिए ध्यान से। हाँ, यहाँ पे आपको क्या लिखा था कि ये परिवर्तित होते हैं क्योंकि अपनी कोशिका से क्या करते हैं, जल को ये बाहर निकाल देता है। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या होता है वो, देखिए ध्यान से। एक आपने नाम सुना होगा जड़, यहाँ पे
आपने सुना होगा जड़, और दूसरा आपने सुना होगा प्ररोह। प्ररोह के बारे में नहीं जानते होंगे आप लोग, लेकिन जड़ के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रूट, और प्ररोह को हम कहते हैं सूट। होता क्या है, ये प्लांट्स के ही पार्ट है, इसको मैं पहले बता दे रहा, डिफाइन कर दे रहा, जिसके बाद जब हम समझाएंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे कोई एक आपका गमला कुछ इस तरीके से बना है, और इसके अंदर क्या है, आपका प्लांट निकला हुआ है। उसको मैं आपको बना के यहाँ पे दिखा दे रहा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लांट निकला है, अलग अलग। ये आपका हो गया प्लांट, और इसके अंदर आपको पता है कि जड़ें निकली होती हैं, तो ये जड़ें हो गई। होता क्या है इसके अंदर, जो आपका यहाँ पे ये तना वाला पार्ट है ना, यानी कि जो इसका बीच वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं प्ररोह, और जो ये नीचे आपका जो है, इसको हम कहेंगे जड़। यानी कि ये हो गया आपका सूट, और ये क्या हो गया आपका रूट। याद रखिए, ये अभी अगले वाले कॉन्सेप्ट में आपका काम आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले ही बता दिया। यहाँ पे आपको सूट और रूट दोनों वर्ड समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैंने ये चीजें बता दी कि पौधे किस प्रकार से समन्वय करते हैं। जब हम उनको क्या करते हैं, कोई भी उद्दीपन उनको टच करेगा, यानी कि टच में नॉट प्लांट को जैसे ही टच किया, उसके अंदर सेल्स के माध्यम से क्या हुआ, वैद्युत रसायन संकेत एक दूसरे के पास हुए, यानी कि एक दूसरे के पास गुजरे, और जिससे क्या हुआ, उन्होंने अपने अंदर के पानी को बाहर निकाल दिया, और क्या हुआ, वो पत्तियां मुरझा गए। तो ये समझ में आया कि किस प्रकार से पौधे हमारा समन्वय करते हैं। आगे क्या है, आगे जो आपका लिखा गया है, जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें किस प्रकार से इसमें होता है देखिए ध्यान से। मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार यहाँ पे कुछ क्या कर रहा, छुई मुई का यहाँ पे पौधा बना दे रहा छोटा सा। आप इससे क्या करेंगे, समझ जाएंगे। ये आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे टच मी नॉट का प्लांट दिखेगा, और यहाँ पे मैं एक और फिगर बना रहा, जिसमें क्या होगा, जिसके अंदर एक गमला होगा, और इसमें क्या होगा, एक फूल आपका पहले से ही, या फिर कह सकते हैं एक प्लांट आपका यहाँ पे लगाया गया है। देखिए ध्यान से कैसे। अब देखिएगा ध्यान से, होता क्या है, ये जो आपको यहाँ पे छुई कह सकता हूँ कि, एक मिनट रुक जाइए। ये जो आपको यहाँ पे छुई मुई का पौधा है, इसके अंदर क्या होगा, किस प्रकार से इसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय का काम होगा। और इस पौधों को क्या किया गया है, एक अंधेरे कमरे में यहाँ पे क्या किया है, रखा गया, अंधेरे कमरे में यहाँ पे रखा गया। होता क्या है, जब आप इस कह सकता हूं कि जो टच मी नॉट प्लांट को यहाँ पे टच करोगे, तो होगा क्या, यहाँ के सेल्स के अंदर जो पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा, और यहीं के माध्यम से, ये सेल्स के माध्यम से क्या होगा, इंफॉर्मेशन आपका यहाँ पीछे तक पहुंच जाएगा, और ये क्या होगा, पौधा पूरी तरीके से आपका मुरझा जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखो कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई, यानी कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं होती है। अब ये क्या होता है, अब जैसा कि आपको पता है कि प्लांट के अंदर होता क्या है, प्लांट जब तक अपनी पत्तियों में उनके अंदर जो भी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसको क्या करना, वो क्या कब होती है, जब उसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा तब। लेकिन मैंने क्या बोला कि इसको कहाँ पे रखा गया, अंधेरे कमरे में। तो होता क्या है, मान लीजिए ये इस साइड बेंड है, या फिर कुछ इसी तरीके से होता है। अब मान लीजिए इसके एक साइड से क्या हो, हमारा प्रकाश आना स्टार्ट हो, इस पे क्या आपका येलो कलर नहीं दिखाई देगा, तो मैं दूसरे कलर से इसको यहाँ पे कर दे रहा। जैसे क्या होगा, आपका यहाँ पे मान लीजिए सन या फिर किसी भी प्रकार की लाइट एक तरफ से आप क्या करो, दिखाओ, इधर से नहीं, केवल एक साइड उसका होना, यानी कि सन का एक तरफ से बस केवल प्रकाश क्या करे, इसकी साइड ये आने लगे। इस तरीके से जब प्रकाश आएगा, तो आप क्या देखोगे कि ये जो आपका ऊपर वाला, इसको मैंने क्या बोला कि प्ररोह, प्ररोह का मतलब सूट, और मैंने आपको पहले ही बताया कि प्ररोह क्या है।
तो ये क्या होगा आपका, धीरे धीरे कुछ इस तरीके से ये प्लांट बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। बेंड का मतलब आपका उस, कह सकता हूं कि जिधर से प्रकाश आ रहा था उस तरफ आप उसका क्या होगा, प्ररोह मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर उसको उसी तरीके से हम जब रखे रहते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर आपका वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो क्या होगा, प्लांट धीरे धीरे अपना इस साइड बेंड होता चला जाएगा और आपका क्या होगा, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और वो अपने अंदर क्या करेगा, वृद्धि स्टार्ट कर देगा। एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये प्ररोह कहाँ जा रहा है, सन की तरफ, लेकिन ये जो रूट है ये कहाँ जा रही, ये आपका नीचे बढ़ती चली जा रही है, यानी शूट क्या हो रहा, नीचे जा रहा। और यहाँ पे जो सॉरी रूट जो है वो आपका नीचे जा रहा और शूट आपका प्रकाश की तरफ जा रहा। अब एक चीज याद रखिएगा कि प्ररोह का, अब यहाँ पे सन क्या है हमारा, एक प्रकार का उद्दीपन है, यानी कि इसके अंदर चेंजेस ला रहा। तो क्या होगा कि प्ररोह का प्रकाश या फिर कह सकते हैं कि उद्दीपन की तरफ जाना ही, इसको हम कहते हैं दिशिक गति, या फिर कह सकते हैं दिशिक गति, और या फिर इसी का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं अनुदिशिक गति, या फिर कह सकते हैं अनुवर्तन। क्या एक होता है आपका दिशिक गति और इसी का एक और नाम होता है अनुवर्तन। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि दिशिक गति या अनुवर्तन क्या होता है, तो याद रखिएगा कि प्ररोह का, यानी कि पौधे के प्ररोह का उद्दीपन की तरफ बढ़ना या फिर कह सकता हूं मुड़ना ही क्या कहलाता है, हमारा दिशिक गति, या फिर इसको कहते हैं अनुवर्तन गति कहते हैं। इसमें क्या होगा, प्ररोह यानी शूट आपका उद्दीपन की तरफ जाएगा, जबकि यहाँ पे जो आपका क्या है, कह सकता हूं कि जो आपका यहाँ पे जो शूट है यानी रूट है वो क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, वहां पे वो आपका जल को अवशोषित कर लेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो छुई मुई का पौधा था, इसको टच करने पे इसके अंदर किसी, यानी कि यहाँ पे हमारा हाथ यानी हमारा छूना ही क्या था, उद्दीपन था, लेकिन इसके अंदर किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई, किसी भी प्रकार की गति नहीं हुई। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसके अंदर जो गति होती है, मैंने आपको बताया कि हमें प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या पढ़ना है, गति पढ़ना है। और गति के अंदर आपका जो पहला गति है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वृद्धि मुक्त गति। ये जो छुई मुई के पौधे के अंदर हुआ इसको हम क्या कहेंगे, वृद्धि मुक्त गति। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं हुई, इसी को हम लोग वृद्धि मुक्त गति कहते हैं। ये क्या होता है, कुछ स्पेशल प्लांट होते हैं उन्हीं के अंदर होता है। और ये आपका यहाँ पे प्ररोह जो है वो आपका उद्दीपन की तरफ मुड़ जाता है, इसको हम तो गति को तो हम दिशिक गति कहेंगे। और इसी का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि गति। वही चीजें हमें अभी क्या करना है, आगे पढ़ना है। तो यहाँ पे पहले मैंने जितनी भी चीजें बताई एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा कि यहाँ पे एक छुई मुई का पौधा था, जब उसको हमने छुआ यानी कि स्पर्श किया, और स्पर्श करना यहाँ पे क्या कहलाया आपका, एक प्रकार से उद्दीपन। तो क्या हुआ, ये जरूर मुरझा गया, इसके अंदर जरूर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम हुआ, लेकिन हुआ क्या, इसके अंदर किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई या किसी भी प्रकार की गति नहीं हुई। तो इसको हम लोग बोलेंगे वृद्धि मुक्त गति। और यहाँ पे प्ररोह क्या हुआ, उद्दीपन की तरफ बेंड हो गया, मुड़ गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वृद्धि गति, या फिर इसके अंदर जो मुड़ना था उसको हम लोग दिशिक गति, अनुवर्तन गति कहते हैं। अब एक चीज और आपको क्या याद रखना है, मैं आपको बता दे रहा, एक आपका होता है धनात्मक दिशिक गति, धनात्मक दिशिक गति, और एक दूसरा होता है आपका ऋणात्मक। होता क्या है समझिए ध्यान से, जैसे कि आपका यहाँ पे देखें कि गति तो हुआ, कहा गया आपका, हाँ यहाँ पे आपकी गति क्या हुई, ये प्ररोह प्ररोह भी आगे बढ़ रहा, यानी इसके अंदर भी वृद्धि हुई, जड़ों के अंदर भी वृद्धि हुई। तो प्ररोह क्या हुआ, उद्दीपन की तरफ गया, यानी कि प्रकाश की तरफ गया। तो दिशिक गति, जड़ भी नीचे जा रहा, कहाँ पे नीचे क्यों जा रहा, क्योंकि नीचे हमारा गुरुत्वाकर्षण है, तो वो भी गुरुत्वाकर्षण की तरफ क्या कर रहा, गति कर रहा, यानी वो भी दिशिक गति। तो यहाँ पे जो प्ररोह है वो कहाँ जा रहा, सूर्य की तरफ, यानी उद्दीपन की तरफ। तो इसके अंदर जो गति हुई इसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक दिशिक गति, या फिर कह सकते हैं धनात्मक वृद्धि गति। और सेम इसी तरीके से गुरुत्वाकर्षण की तरफ जा रहा तो इसको ऋणात्मक कहेंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि इसको हम क्या क्या कहेंगे,
और इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे। अब यहाँ पे हम उन्हीं दो आपको याद रखना है कि पौधों के अंदर दो प्रकार की गति होती है, एक होती है वृद्धि मुक्त गति जैसे कि छुई मुई के पौधे में, और दूसरा आपका वृद्धि के कारण गति, कह सकता हूं कि ट्रॉपिक मूवमेंट, और इसको कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। ये आपके एग्जाम में आता है डिफरेंस बताने के लिए, तो मैंने पहले समझा दिया। अब यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, ये जो इधर पॉइंट लिखा है इसी का बिल्कुल अपोजिट इधर हो जाएगा, तो मैंने एक पॉइंट को लिख के लाया और दूसरा आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि क्या होता है। देखिए जैसे ध्यान से क्या बोल रहा है कि वृद्धि मुक्त गति क्या होता है, ये वृद्धि पर निर्भर नहीं होता है। क्या छुई मुई के पौधे के अंदर, टच मी नॉट प्लांट के अंदर वृद्धि हुई? तो नहीं, टच मी प्लांट के अंदर वृद्धि किसी भी प्रकार की नहीं हुई। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि वृद्धि मुक्त गति के अंदर वृद्धि जो है गति पर निर्भर नहीं करती है। छुई मुई का पौधा किसी भी प्रकार की गति नहीं किया, प्ररोह वहां पे घूम रहा था तो उसके अंदर दिशिक गति था, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। और इसमें क्या हो जाएगा, ये वृद्धि पर या फिर वृद्धि जो होती है, इसका जो ग्रोथ होता है वो गति पर निर्भर होता है। ग्रोथ का मतलब पेड़ धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, वही चीजें है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट, गति किसी भी दिशा में नहीं। क्या छुई मुई को पौधा को जब हम टच किए तो वो किसी भी दिशा में हुआ? किसी भी दिशा में नहीं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो गति होती है वो उद्दीपन जिस दिशा में होगा उसी दिशा में गति भी हमारा होगा। तो यहाँ पे गति किसी दिशा में नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि गति जो है जिस दिशा में उद्दीपन था उस दिशा में गति हमारी हुई। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट में आपको लिख लेना है। इसमें क्या बोला, किसी भी विशेष पौधे में। किसी विशेष पौधे में का मतलब केवल जैसे छुई मुई का हो गया, ऐसे ही कुछ और भी प्लांट्स होंगे उनके अंदर। और ये क्या होता है, वृद्धि के कारण गति, ये सारे प्लांट्स होते हैं, कितने भी प्लांट्स हो, जितने भी आपके, वो सब क्या करते हैं, वृद्धि के कारण गति करते हैं। क्या होता है कि इसके अंदर तुरंत क्रिया होती है। छुई मुई के पौधों को हमने छुआ, उसने अपने पानी को बाहर निकाल दिया और क्या हुआ, वो मुरझा गया। और इसके अंदर क्या होगा, जैसे प्लांट सन को पाएगा, कई दिनों तक पाएगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो वही है, यहाँ पे तुरंत क्रिया होती है, वहां पे क्रिया को होने में टाइम लगता है, यानी समय लगता है। अगला क्या है, गति उत्क्रमणी, वह थोड़े समय के लिए होती है। छुई मुई के पौधों में आपने उसको छुआ तो क्या हुआ, वो मुरझा गया। क्या वो फिर बाद में सही नहीं होगी पत्ती? हाँ, वो सही हो जाएगी। वही बोला कि जो गति हुई वो कैसी हुई, उत्क्रमणी हुई। उत्क्रमणी का मतलब दोनों तरफ और थोड़े समय के लिए। यहाँ पे गति क्या होती है, अनुत्क्रमणी होती है। एक बार पौधा बढ़ गया तो फिर मतलब उसकी वृद्धि हो गई तो फिर वो छोटा नहीं होगा, और ये क्या होगा, लंबे समय के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए टच मी नॉट प्लांट, वहां पे आप कई सारे जितने भी प्लांट्स होते हैं सबके एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके लिए ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल एग्जाम में देगा कि वृद्धि मुक्त गति और वृद्धि के कारण गति, मतलब नेस्टिक, डिफरेंस बिटवीन द नेस्टिक मूवमेंट एंड द ट्रॉपिक मूवमेंट। तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। मैंने एक पॉइंट को लिख के लाया, दूसरा आप खुद से लिख लीजिए, मैंने उसको समझा दिया। आगे यहाँ पे जो मैं कह सकता हूं कि जो वृद्धि के कारण गति थी, वो उसके अंदर कुछ उद्दीपन होंगे और वो क्या करेंगे, प्ररोह को अपनी तरफ खींचेंगे, या फिर कह सकते हैं सूट को, यानी कि रूट को, जड़ को अपनी तरफ खींचेंगे। तो उसी के कारण यहाँ पे क्या है कि टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, यानी कि वृद्धि के कारण गति के प्रकार। होगा क्या, जब प्रकाशानुवर्तन होगा, यानी कि प्रकाश जब आएगा हमारा, पौधा क्या है, घर के अंदर मान लीजिए रखा गया है, और जब बाहर से प्रकाश आएगा एक दिशा से, तो उसका जो प्ररोह होगा, यानी कि जो सूट होगा बीच वाला पार्ट, वो प्रकाश की तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी उद्दीपन की तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या लिखा है, प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाश के कारण, बोला प्रकाश की ओर या उससे दूर। अब एक चीज यहाँ पे लिखा है, प्रकाश की ओर, हमारा जो प्ररोह होगा, सूट होगा, वो प्रकाश की तरफ, और दूसरा क्या बोला, उससे दूर पौधे के हिस्से में वृद्धि। उससे दूर का मतलब जो नीचे वाला जड़ है वो भी तो वृद्धि साथ में करेगा, भले वो नीचे की तरफ कर रहा लेकिन कर तो रहा। तो वही बोला कि प्रकाश की ओर या फिर उससे दूर पौधे के हिस्से में वृद्धि, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन वृद्धि। और ये कहाँ होता है, प्रकाश की ओर क्या बढ़ता है, हमारा तना बढ़ता है। यहाँ पे लिखा है आपका तना, यानी कि प्ररोह हमारा कहाँ जाएगा, सूट हमारा प्रकाश की ओर। गुरुत्वानुवर्तन में क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण की ओर गति या फिर गुरुत्वाकर्षण से दूर की ओर गति पौधे की। किसकी, जो प्ररोह होगा हमारा, यानी जो सूट होगा बीच वाला पार्ट, वो ऊपर की तरफ गति करेगा, और जो नीचे की जड़ है वो गुरुत्वाकर्षण की तरफ करेगी। वही चीज लिखिए, गुरुत्वाकर्षण की ओर गति या उससे दूर पौधे की गति।
और गुरुत्वाकर्षण की ओर कौन जाएगा, तो उसमें जाएगा हमारा जड़, और जड़ क्या होगा, जड़ के अंदर हमारी वृद्धि होगी। इसमें जलानुवर्तन मतलब जल की तरफ पानी की ओर या पानी से दूर पानी की ओर जड़ का बढ़ना। इसी तरीके से सेम केमिकल के थ्रू होता है। आपको ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट यानी वृद्धि के कारण गति के प्रकार क्या क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं पौधों में हार्मोन्स, और ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पौधों के अंदर हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स जो होता है वो किसी एक प्रकार का कह सकता है कि रासायनिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि क्या होते हैं, पौधों के अंदर पाए जाते हैं। और ये हार्मोन्स पौधों के अंदर भी पाए जाते हैं और आप इसे बाहर भी पा सकते हो, और आप इसको पौधों के ऊपर अप्लाई करके पौधों के अंदर जो भी कमी है आप उसको क्या करोगे, पूरा कर दोगे। तो वही है कि पौधों के अंदर हार्मोन्स जो होता है वो हमारा दो प्रकार से होता है। कौन कौन से, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो पौधों को क्या करे, वृद्धि का काम करे, पौधों के अंदर ग्रोथ का काम करे। लेकिन कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, पौधों के अंदर ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। उस चीज को हम क्या कहेंगे, ऐसे हार्मोन्स को वृद्धि वर्धक, और इसको हम क्या कहेंगे, वृद्धि निरोधक। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स कुछ रासायनिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, पौधों के अंदर किसी भी चीज की कमी या फिर वृद्धि होती है तो उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। तो वृद्धि, अब आपको ऑप्शन में पूछेगा कि निम्न में से वृद्धि वर्धक कौन सा हार्मोन्स नहीं है, तो तीन ऑप्शन ये, एक इसमें का। तो क्या करना होगा, आपको उसको ऑप्शन में लगाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो वृद्धि वर्धक है यानी कि ऐसे हार्मोन्स जो हमारे क्या करे, प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाए, तो वो तीन है। कौन कौन से, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और आपका साइटोकाइनिन। अब वृद्धि को कौन कौन रोकता है, एबिसिसिक एसिड, इसको, और दूसरा है आपका इथाइलिन या फिर कह सकते हैं एथिलीन। एथिलीन का मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, कब, चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक में, कि इसका फॉर्मूला कैसे होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वृद्धि वर्धक को पहले पढ़ना है, फिर वृद्धि निरोधक को। वृद्धि वर्धक ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो पेड़ों के अंदर या कह सकते हैं कि पौधों के अंदर वृद्धि का काम करे, और इसके कौन कौन से, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साथ में साइटोकाइनिन। इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या करना है, वृद्धि निरोधक, जिसमें आपका एबिसिसिक एसिड और आपका एथाइलिन है, ये आपका आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, वृद्धि वर्धक हार्मोन्स के बारे में देखते हैं। ये होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वृद्धि वर्धक जो हार्मोन्स होते हैं ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स के अंदर पाए जाएंगे और प्लांट्स की ग्रोथ को ये क्या करते हैं, बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो पहला मैंने इसमें आपको तीन नाम बताया, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो इनके बारे में आप पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी चीजें एग्जाम में केवल ऐसे ही पूछ देंगी, जैसे कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो प्लांट के सिरों पे पाया जाता है। तो आपको ये सारी चीजें बस यहाँ पे याद रखनी है और यही आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। तो पहला आपका ऑक्सिन हार्मोन्स, तो क्या होता है, ये प्लांट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यानी कि प्लांट के अंदर जितने भी हार्मोन्स पाए जाएंगे तो सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाएगा, वो है आपका ऑक्सिन हार्मोन्स। तो पहले आपको पहला पॉइंट कि ये क्या होता है, प्लांट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है, साथ में ये प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन कि प्लांट के अंदर वो कौन सा हार्मोन्स है जो सबसे ज्यादा पाया जाए, तो है आपका ऑक्सिन हार्मोन्स। दूसरा क्या है, ये पौधों के ऊपरी सिरे पे पाया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कली के बारे में बताया था कि पौधे का जो ऊपरी पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कली के द्वारा जो भी पौधे बनते हैं तो उनमें क्या होता है, ऑक्सिन हार्मोन्स जो होता है उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है। अगर कोई भी पौधा है उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही तो आप क्या करो, तो ऑक्सिन हार्मोन्स को उस पर अप्लाई करोगे, उसके ऊपरी पार्ट पे और साथ में उसके जड़ों के अंदर भी करोगे, तो उससे क्या होगा, उस पौधे की जो गति होगी यानी कि उसकी जो वृद्धि होगी वो आपका बढ़ जाएगा, यानी कि उसके अंदर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। वही चीजें मैंने बताई कि ये क्या है, जड़ के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो, दूसरा आप ऊपर से भी कर दोगे तो क्या होगा, उस प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो आपका बढ़ जाएगा। और आगे क्या बोला कि तना में कोशिका को बढ़ाने का काम कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सिन एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन्स है, तो ये क्या करेगा, तने को भी बढ़ाने में काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर आपका सेल डिवीजन होगा तो आपको वहां पे क्या होगा,
प्लांट की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना है क्या, कि अगर जो किसी भी प्लांट्स के अंदर जो जैसे कि फ्रूट्स आ रहे हैं, तो फ्रूट्स को अभी आपका फ्रूट्स डेवलप नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, वहां पे ऑक्सिन हार्मोन्स को अप्लाई करोगे, जिससे क्या होगा, जो फल है उसके वो जल्दी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑक्सिन हार्मोन्स क्या कर रहा, ये हर तरीके से किसी न किसी प्रकार से ग्रोथ का ही काम कर रहा है, जैसे कि तने का बढ़ना, फल के विकास में हेल्प करता है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे ये सब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो आपका वृद्धि वर्धक हार्मोन है वो कौन सा है, वो है आपका जिब्रेलिन, जिसके बारे में आपको यहाँ पे लिखा गया है कि ये क्या करता है, जिस प्रकार से ऑक्सिन आपका तने में ग्रोथ करवाता है, वैसे ही ये भी क्या करता है, आपका तने में बढ़ाव को उत्तेजित करता है। ये तो केवल ऑक्सिन आपका उत्तेजित करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, जिब्रेलिन आपको इसको बढ़ाने में ये हेल्प करेगा। अगला जो है ये क्या है, बीज के अंकुरण, फल व फूल के विकास में भी क्या करता है, मदद करता है। हर तरीके से ये क्या करेंगे, आपको केवल ग्रोथ ही देंगे। तो इसका मतलब आपको ये जो दो हार्मोन्स देखे गए हैं, ये क्या होंगे, आपको ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे आपको इनके बारे में याद रखना है कि ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन्स, ये सब क्या करेंगे, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ का काम करेंगे। आगे यहाँ पे आपके 3 और बचे हैं, उसको देख लीजिए। पहला है आपका इसमें दिया है साइटोकाइनिन। अब आपको क्या याद रखना है कि साइटोकाइनिन जो हमारा है वो प्लांट के अंदर ग्रोथ का काम करेगा, यानी कि ये प्लांट के अंदर ग्रोथ के 3 आपको हार्मोन्स देखे गए, कौन कौन सा, पहला आपका ऑक्सिन, दूसरा आपका जिब्रेलिन और तीसरा आपका साइटोकाइनिन। तो ये ग्रोथ करवाते कैसे, जैसा कि आपको पता है, आपने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो उसमें आपने देखा कि जब सेल डिवाइड होता है तो वो क्या होंगे, अलग अलग सेल में डिवाइड होंगे, और उससे क्या होगा, किसी भी प्लांट्स के अंदर या फिर कह सकते हैं कि किसी भी ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट का काम होता है। तो साइटोकाइनिन के अंदर क्या बोला कि कोशिका का विभाजन होता है, साथ में पौधों के अंग निर्माण में भी आपका हेल्पफुल होते हैं, या फिर पौधों के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उसको डेवलप करने का ये काम करते हैं। सेम इसी तरीके से लास्ट आपका, लास्ट नहीं, अब यहां से आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि निरोधक, वृद्धि निरोधक, यानी कि ऐसे हार्मोन्स वो जो क्या करें, प्लांट्स की ग्रोथ को रोकने का काम करें, यानी कि प्लांट के अंदर किसी न किसी भी प्रकार से वृद्धि यानी ग्रोथ को रोकने का काम करेंगे। तो ऐसे हार्मोन्स के बारे में 2 ही है, एक कौन सा, एबिसिसिक, और दूसरा आपका एथिलीन। तो पहले हम यहाँ पे एबिसिसिक पढ़ के एथिलीन के साथ इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे। एबिसिसिक एसिड को हम लोग तनाव हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, रंध्रों के बंद होने का कारण बनता है। कैसे बंद होता है, रंध्र के अंदर जो जल होता है वो क्या होगा आपका, जैसे जिस प्रकार से टच मी नॉट प्लांट के अंदर जैसे ही जल खत्म हो गया वो क्या हुआ, मुरझा गया, सेम इसी तरीके से रंध्रों के अंदर से जैसे ही जल खत्म होगा ये आपका बंद हो जाएगा। बीजों में निष्क्रियता को बनाए रखता है, साथ में पत्तियों को ये क्या करे, मुरझाने का भी काम करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से पत्तियों को मुरझाने का काम कौन सा करता है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें आपको इसमें किस पे टिक करना होगा, एबिसिसिक एसिड पे। और लास्ट है कि कलियों और बीजों के अंकुरण को क्या करता है, रोकता है। और जब रोकेगा तो आपको कौन सा उस पर यूज करना होगा, जिब्रेलिन, क्योंकि जिब्रेलिन आपका एक प्रकार से कह सकते हैं क्या होता है, आपका वृद्धि वर्धक होता है, ग्रोथ हार्मोन्स होता है, इसीलिए। तो यहां तक आपको एबीसीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। लास्ट है आपका एथाइलिन या फिर एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो क्या करता है, फलों को पकाने में हेल्प करता है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, ये है आपका फल पकाने वाला हार्मोन्स। तो एग्जाम में पूछता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो फल को पकाएगा। अब आपने तो बताया कि ये क्या करेंगे, वृद्धि को रोकेंगे, लेकिन ये तो फल को पका रहा, कैसे, जैसे ही फल पकेगा वो क्या होगा, पेड़ से अलग हो जाएगा। तो एक तरीके से वो उसकी वृद्धि को रोका, तो इसीलिए इसको वृद्धि वर्धक में रखा गया है। तो कौन सा आपका एथिलीन, इस क्या लिखा हो यहाँ पे कि फलों को पकाने और पत्तियों को गिराने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो फलों को गिराने और पत्तियों को भी गिराने में हेल्प करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा कौन सा प्लांट के अंदर हार्मोन्स है जो आपका किस फॉर्म में पाए, एथिलीन, तो सॉरी गैसी फॉर्म में पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एथिलीन हार्मोन्स। तो यहाँ पे मैंने आपको इस चैप्टर की यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की सारी चीजों को खत्म कर दिया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले मैंने आपको बताया
कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ये दो प्रकार से होता है। पहला होता है प्लांट्स के अंदर यानी एनिमल्स, पहला आपका पौधों के अंदर, दूसरा आपका एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर मैंने बताया कि ये तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर विभाजित होते हैं। मैंने तंत्रिका तंत्र के अंदर आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा दिया। पौधों के अंदर समन्वय दो प्रकार से होता है। पहला आपका पौधों में गति, जिसके अंदर मैंने आपको नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में बता दिया। दूसरा मैंने आपको प्लांट हार्मोन्स के बारे में बताया, जिसके अंदर मैंने ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एबिसिसिक एसिड के बारे में पढ़ा दिया। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आपको मैंने क्या किया, बायो के आपके टोटल 4 चैप्टर है, जिसमें आपका फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, सेकेंड है आपका रिप्रोडक्शन, या फिर आप कई सारे में इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिया है, तो आप इसको आगे पीछे देख सकते हो। और मान लीजिए तीसरा आपका रिप्रोडक्शन, मैंने 3 चैप्टर खत्म कर दिए। इसके बाद आपका एक और बचता है हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता, उसको भी मैं आपके सामने जल्द ही लेके आ रहा, जिसके बाद क्या होगा, आपका बायो का सेक्शन खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका मैंने क्लास 10th की जो साइंस है उसके अंतर्गत जो आपका रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला पार्ट है उसको मैंने खत्म कर दिया। और फिर आपका बच जाएगा फिजिक्स, जिसको खत्म करते ही क्या होगा, आपकी पूरी ये जो सिलेबस है पूरा वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगा और ये आपकी तैयारी को पूरी तरीके से बेहतर और मजबूत बनाएगा। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको सही नॉलेज मिले और उनके एग्जाम की जो है बेहतर तैयारी हो सके। धन्यवाद।